हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं BS एटर की क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपके एसएससी एग्जाम के लिए जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी लोग क्लास को अपने शेयर करें, क्लास को अपने सपोर्ट करें। अपनी क्लास में लगभग 500 प्लस लाइव स्टूडेंट्स भी लेके आए। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आज की क्लास को आप लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, अपने क्लास में 500 प्लस लाइव स्टूडेंट्स भी लेके आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले आप सभी लोग अपने क्लास को एक बार शेयर भी कर दें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपका पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। द लेटेस्ट पर कैपिटा इनकम ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द मिनिमम ऑन करंट प्राइजेस। ऑप्शन है आपके बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या नागालैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार, ठीक है। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन ए आ रहा है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की संगणना का वर्तमान में आधार वर्ष है। बेस ईयर ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट इज। ऑप्शन है आपके 1990, 91, चलिए 1993, 1994, 1999, 2000 और 2002, 2001। तो भारत में राष्ट्रीय आय की संगणना का वर्तमान आधार वर्ष क्या है बताएं। डिस्कस भी किया गया था इस क्वेश्चन को हाल ही में, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1999, 2000, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर, 1999 टू 2000। ओके, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, ले चलते हैं आपको आगे फटाफट से इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रण यानी कि अभिकरण नोडल एजेंसी है। बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया इज अ नोडल एजेंसी फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी एंड नेशनल एट द स्टेट लेवल। ऑप्शन है आपकी फाइनेंस यानी वित्त आयोग, ग्रामीण मंत्रालय, गृह मंत्रालय या योजना आयोग। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी चुना हुआ है तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपका फ्रेंड्स, ठीक है। कौन नोडल एजेंसी है, तो ये प्लानिंग कमीशन है यानी कि योजना आयोग है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि गिनी गुणांक माप है। बहुत आसान क्वेश्चन है और इसको भी हम लोगों ने कल परसों में डिस्कस किया है। बताएं कि गिनी गुणांक माप क्या है। ऑप्शन है आपकी आय वितरण की असमानता का, किसी संयंत्र की पूंजी तीव्रता का, कृषि उत्पाद का औद्योगिक उत्पाद से अनुपात का, या द्वितीय क्षेत्र में रोजगार का तृतीय क्षेत्र में रोजगार से अनुपात का। इस ऑप्शन को स्किप कर दें, ऑप्शन 4 को, और इन्हीं तीन में से बताएं कि गिनी गुणांक माप क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आय वितरण की असमानता का, ठीक है। ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ठीक है, आय वितरण की असमानता का। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि बजट एक लेख पत्र है। तो बजट एक लेख पत्र किसका है। सरकार की मौद्रिक नीति का, सरकार की वाणिज्य नीति का, सरकार की राजकोषीय नीति का, या सरकार की बचत मुद्रा नीति का। तो बजट पत्र किसका एक लेख होता है बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकार की मौद्रिक नीति का, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की मौद्रिक नीति का जो पत्र होता है ये होता है बजट लेख, ठीक है।
ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए आ रहा है। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फैजल पॉलिसी? ऑप्शन है आपके करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण या उपरोक्त सभी। तो कौन जो है राजकोषीय नीति का उपकरण है, बताएं। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए ये सभी जो है राजकोषीय नीति के उपकरण होते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम था। द राइज ऑफ द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इन इंडिया रिजल्ट इन। तो द्वंद्व, सांप्रदायिकता, विभिन्नता या एकता। तो भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम क्या था, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एकता। ठीक है, ऑप्शन डी जिनका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है, यूनिटी या एकता। चलिए देखते हैं साथियों इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर डाइड आउटसाइड इंडिया? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी। तो किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, बताएं। ये हुई थी लाल बहादुर शास्त्री की। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न, एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है कहलाता है? एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिसिटी करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं? अमीटर, सॉरी जायरोस्कोप, ओम मीटर, थर्मामीटर या मीटर। देखिए एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए करते हैं, किसको? देखिए विद्युत धारा को मापने में करते हैं, इसको हम अमीटर कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको फ्रेंड्स? इसको अमीटर कहते हैं। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था हम लोगों ने दोस्तों। प्रश्न है आपका कि बहिर्वेधी चट्टानें एक प्रकार की होती हैं, बताएं। तो बहिर्वेधी चट्टानें किस प्रकार की होती हैं, यानी किसका एक प्रकार होती हैं? ऑप्शन है आपके जीवाश्म चट्टान, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें या कायांतरित चट्टानें। तो बहिर्वेधी जो चट्टानें होती हैं एक प्रकार की आग्नेय चट्टानें होती हैं, इग्नियस रॉक जिनको बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये जो है एक प्रकार की आग्नेय चट्टानें होती हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के हालिया कार्यकाल की अवधि क्या थी? व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ रीसेंट टेन्योर ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम? ऑप्शंस हैं आपके 2014 से 2016, 2016 से 2018, 2009 से 2014 या 2014 से 2017। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन बी 2014 टू 2018, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 2014 से 2018 ये भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम का कार्यकाल था। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका
कि भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत डैश द्वारा किया जाता है। देखिए संविधान एक क्वेश्चन और आता है, इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि संविधान का गठन वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 280 के। ठीक है, कितनी अवधि के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। ठीक है, अब इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री। चलिए 3 ऑप्शन आपके सामने हैं और इन्हीं 3 में से एक राइट आंसर आपका है, बताएं। तो ये राष्ट्रपति के तहत होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स ये? तो ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। क्लियर फ्रेंड्स? ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न साथियों कि मनुष्य में आमतौर पर समान गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है। द पेयर ऑफ आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमंस इज जनरली देयर इज अ नंबर। मनुष्य में आमतौर पर समान गुणसूत्रों में के जोड़ों की संख्या कितनी होती है? 20, 22, 10 या 21? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22। कितनी होती है? ये 22 होती है। ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं। द क्रिएशन ऑफ इकोलॉजी इंक्लूड। तो पारिस्थितिकी के निर्माण में कौन शामिल होता है? केवल भौतिक कारक, केवल जीवित जीव एवं भौतिक कारक, केवल कीट पतंगे? बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवित जीव एवं भौतिक कारक, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड फिजिकल फैक्टर्स। ठीक है, तो पारिस्थितिकी के निर्माण में जीवित जीव एवं भौतिक कारक जो हैं ये शामिल होते हैं। ठीक है, ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि सभी जीवों को वीटर द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत समूहों में वर्गीकृत किया गया। देखिए आपको बताना है फ्रेंड्स कि विटेकर द्वारा जो है समूहों को यानी कि प्राणियों के समूह को कितनों समूह में डिवाइड किया गया है? 3, 7, 1 या 5? इनको 5 समूहों में, कितने? 5 समूहों में इनको विभाजित किया गया है। फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं? हु अमंग द फॉलोइंग इज द इमिनेंट सिंगर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो कौन जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं? बताएं। ऑप्शन है आपके शुभा मुद्गल, पूर्णिमा शर्मा, रीता गांगुली या नैना देवी? बताएं। चलिए तो फ्रेंड्स बात करते हैं फटाफट से इस क्वेश्चन के राइट आंसर की। तो इसमें पूछा गया कि कौन जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुभा मुद्गल। ठीक है, शुभा मुद्गल ऑप्शन ए जिनका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए। वेरी गुड। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि एक महंगी, नर्म, सफेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर जाना जाता है। देखिए एजी इसका रासायनिक सूत्र आपका लिखा हुआ है, तो इसके बारे में इसकी विशेषताएं दी गई हुई हैं कि यह एक महंगी, नर्म और सफेद और चमकदार धातु है। इसको आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? एल्यूमिनियम, निकेल, पारा, चांदी। एजी किसका रासायनिक सूत्र होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
चांदी यानी कि सिल्वर। ठीक है, ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चांदी या सिल्वर। चलिए तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? डिस्कस किया क्वेश्चन ये भी है। बताएं, विच पाकिस्तानी जनरल इम्पोज मिलिट्री रूल इन हिज कंट्री इन ईयर 1999? ऑप्शन हैं आपके, जियाउद्दीन भट्ट, कमर जावेद, राहिल शरीफ या परवेज मुशर्रफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, परवेज मुशर्रफ ने किया था। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन डी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, परवेज मुशर्रफ इज द राइट आंसर। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? तो बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सर सैयद मोहम्मद या पंडित मदन मोहन मालवीय। तो बीएचयू की स्थापना किसने की? बताएं, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये है आपका। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। किसने किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। क्लियर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द राइट ऑफ अ पर्सन, पार्टी और नेशन टू ब्लॉक अ पर्टिकुलर डिजीज और लॉ इज कॉल्ड? अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ लें। पूछ रहा है क्वेश्चन में, किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति या पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या बोलते हैं? प्राधिकार, मत, वीटो या पावर ऑफ अटॉर्नी? इसको वीटो कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको फ्रेंड्स? तो इसको वीटो के नाम से जानते हैं। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, वेरी गुड। चलिए, वीटो इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के लिए नहीं किया जाता है। किसमें जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग नहीं करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, साबुन बनाने, अखबार बनाने, धातुओं की चिकनाई हटाने या अचार के संरक्षण यानी कि परीक्षित करने में। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आचार के संरक्षण यानी कि परीक्षण करने में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन डी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, डैश ने 2006 में पाकिस्तान के विद मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक यानी कि 3 विकेट ली थी, और इस प्रकार वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने। बताएं ऐसे कौन है? बताएं। ऑप्शन है आपके, पार्थिव पटेल, रोहित शर्मा, इरफान पठान या सचिन तेंदुलकर। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इरफान पठान। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, इरफान पठान इज द राइट आंसर। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ऑप्शन हैं आपके, प्रतिभा देवी, मीरा कुमार, रमा देवी या निर्मला सीतारमन। बताएं, भारत की प्रथम यानी कि पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रमा देवी। ठीक है, कौन थी? तो ये रमा देवी थी, जो कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कि भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टील प्लांट्स ऑफ इंडिया डज नॉट केम अंडर पब्लिक सेक्टर? ऑप्शन है आपके टिस्को, राउरकेला स्टील संयंत्र, भिलाई स्टील संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, या दुर्गापुर स्टील संयंत्र। इनमें से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, बताएं। ये टिस्को है। ओके, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टिस्को। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज? ऑप्शन है आपके लुई पास्चर, जेम्स वॉटसन, चार्ल्स रॉबर्ट, या जेन गुडाल। तो बताएं, द पुस्तक जो है आपकी द ऑरिजिन ऑफ स्पीज, इसके लेखक कौन थे? तो ये थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। कौन थे? तो याद रखेंगे दोस्तों, द ऑरिजिन ऑफ स्पीच जो बुक है ये चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं या जुड़ी हैं? कथकली इज रूट एसोसिएटेड विद विच स्टेट? ऑप्शन हैं आपके केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो कथकली की जड़ें किस राज्य से जुड़ी हुई हैं, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। ठीक है, तो कथकली की जो जड़ें हैं किस राज्य से जुड़ी हुई हैं फ्रेंड्स? तो केरल राज्य से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स, उनका बिल्कुल सही आंसर है, केरल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि चार मीनार कहाँ स्थित है? वेयर इज चार मीनार लोकेटेड? सिकंदराबाद, मुंबई, पणजी, हैदराबाद। इनमें से बताएं आप कि चार मीनार जो है ये कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। ठीक है, तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन डी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो चार मीनार जो है ये हैदराबाद में स्थित है। ओके, ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन डी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, व्हाट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका? तो जिब्राल्टर जल संधि, बेरिंग जल संधि, हॉर्मुज जल संधि, पाक जल संधि। बताएं कि भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? ऑप्शन डी, पाक जल संधि। ठीक है, जो पाक जल संधि है ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन डी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, पाक जल संधि। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि खरीफ फसलों को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। खरीफ क्रॉप्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द क्रॉप शोन विद द ऑनेस्ट ऑफ सीजन। ऑप्शन आपके शीत, ग्रीष्म, वसंत या वर्षा। ऑप्शन डी, वर्षा।
ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स की सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्न में से किस नदी में स्थित है? माजुली द्वीप कहाँ है बताएं? नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी? तो माजुली जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। तो माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? हु वॉज ऑनर्ड विद द 2018 नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस? ऑप्शन है आपके दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, श्रीदेवी या आलिया भट्ट। देखिए इसे बात करें 2018 की, अब 2018 में जो सबसे श्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए किसको सम्मानित किया गया था कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीदेवी। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका कि 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन डैश में प्रस्तावित किया गया था? टोक्यो, रियो डी जेनेरो, पेरिस या बीजिंग? 2020 में ओलंपिक खेलों को कहां प्रस्तावित किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टोक्यो। ओके, ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है कि टोक्यो में प्रस्तावित थे। ओके, ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए आया है इस क्वेश्चन का, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? व्हाट इज द ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया रिलेटेड टू? तो जूट उत्पादन, कृषि या मछली कृषि? बताएं। तो जूट उत्पादन, इंडिगो यानी कि नील उत्पादन बोलते हैं इसको, ठीक है? बताएं ये किससे संबंधित है भारत में नीली क्रांति? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मछली। ठीक है, मछली उत्पादन से, मछली कृषि या मछली उत्पादन से कौन संबंधित है? तो ये नीली क्रांति है। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन डी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है फ्रेंड्स उनका। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेगिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, लोकेटेड इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन डेजर्ट इज? भारतीय रेगिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में कौन स्थित है? कैमूर की पहाड़ियां, हिमाद्री, नीलगिरी या अरावली की पहाड़ियां? ऑप्शन डी अरावली की पहाड़ियां। ठीक है, भारतीय रेगिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में कौन स्थित है? तो ये अरावली की पहाड़ियां स्थित हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरावली की पहाड़ियां ये हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, इट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? तो कलाई की हड्डी, कोहनी की हड्डी, रेडियस या स्टेपीज यानी कि कान की हड्डी? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टेपीज, जिसको कान की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेपीज यानी कि जो कान की हड्डी होती है फ्रेंड्स, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी कौन सी होती है? फीमर, जिसको जांघ की जो हड्डी होती है। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन डी आ रहा है इस क्वेश्चन का, वेरी गुड। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में ओजोन की कमी से डैश को जोड़ा गया है। द डिप्लेशन ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर हैज बीन लिंक्ड टू। तो वायुमंडल में ओजोन की कमी से किसको जोड़ा गया है? ऑप्शन है आपके फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या पॉलीटेट्रा फ्लूएथरीन। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, भारत में वायुमंडल में ओजोन की कमी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जोड़ा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि मकर संक्रांति के त्योहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो बताएं कि उत्तरायण के नाम से मकर संक्रांति का जो त्योहार है इसको भारत के किस राज्य में जानते हैं? गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या केरल? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। ओके फ्रेंड्स, कहाँ? गुजरात में। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन ए आ रहा है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि भारत के राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? हु हैज द राइट टू अपॉइंट द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति। भारत के राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने का जो राइट होता है, अधिकार होता है, ये किसके पास होता है बताएं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के पास। किसके पास होता है फ्रेंड्स? तो ये जो है राष्ट्रपति के पास में होता है। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन डी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला प्रश्न कि रेगुर मिट्टी को डैश मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर सॉइल इज आल्सो नोन एज। तो रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं बताएं? ऑप्शन है कि पोटाश, काली, लोहा या लाल? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली। ठीक है, तो फ्रेंड्स रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है फ्रेंड्स, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि विधायी शक्तियों के विभाजन के अनुसार भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी में से एक है। अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, वन ऑफ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। तो विधायी शक्तियों के अनुसार भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक कौन है? कृषि आय, आपके ऑप्शंस हैं कृषि आय पर कर, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, रक्षा बलों को बनाए रखना या सिनेमा और हॉल का निर्माण? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेंटेनिंग डिफेंस फोर्सेस, यानी कि रक्षा बलों को बनाए रखना। ठीक है, ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका कि हरिप्रसाद चौरसिया बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है बताएं? ऑप्शन है आपके सितार, पखवाज, बांसुरी, तबला? बांसुरी। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। तो हरिप्रसाद चौरसिया जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये बांसुरी वादन है, वादक है। ठीक है, ये बांसुरी बजाते हैं।
ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सही उत्तर है फ्रेंड्स उनका। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि कॉफी की अरेबिका किस्म निम्न में से किस राज्य में नहीं उगाई जाती है? द अरेबिका वेराइटी ऑफ कॉफी इज नॉट ग्रोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शन है आपके उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक। चलिए, तो कॉफी की जो अरेबिका किस्म है ये उड़ीसा राज्य में नहीं उगाई जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। ओके, ओडिशा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु का जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है? जल्लीकट्टू ऑफ तमिलनाडु इज रिलेटेड टू विच ऑफ स्पोर्ट? ऑप्शन है आपके कुत्तों की लड़ाई, बिल्लियों से लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई या बैलों से लड़ाई। बताएं, जल्लीकट्टू का संबंध किस खेल से किससे है बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फाइट विद ऑक्शन, यानी कि बैलों की लड़ाई से। जल्लीकट्टू का संबंध बैलों की लड़ाई से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी चुना हुआ है तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, बैलों की लड़ाई से। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति डैश में ढाली गई थी? द स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज कास्ट इन, तो किस में ढाली गई थी बताएं? पीतल, कांसा, तांबा या लोहा। ऑप्शन बी, कांसा, ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ये कांसे में ढाली गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी चुना हुआ है तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपका फ्रेंड्स। ठीक है, कांसा। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स कि किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी? विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रोड द बुक चेंजिंग इंडिया? ऑप्शन है आपके राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह। किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है बताएं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, मनमोहन सिंह। ऑप्शन डी जिनका आंसर आ रहा है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो चेंजिंग इंडिया बुक किसके द्वारा लिखी गई फ्रेंड्स? याद रखेंगे, मनमोहन सिंह के द्वारा। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? वेयर इज द टॉम्ब ऑफ मुगल एम्परर अकबर लोकेटेड? अजमेर, जौनपुर, सिकंदरा, औरंगाबाद। बताएं कि मुगल बादशाह अकबर जो थे इनका मकबरा कहाँ पे है? ऑप्शन सी, सिकंदरा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कहाँ पे है? तो सिकंदरा में स्थित है। ओके, ऑप्शन सी जिनका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर भारत में प्रचलित वास्तुकला की शैली, कुछ क्वेश्चन में स्प्रिंट है, स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर प्रेजेंटेड इन नॉर्थ इंडिया। चलिए आपको फ्रेंड्स बताना है इस क्वेश्चन में कि उत्तर भारत में प्रचलित जो मंदिर की वास्तुकला शैली है वो कौन सी है? नागर, वेसर, द्रविड़ियन यानी कि द्रविड़ या शिखर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिखर। कौन सी है?
ये शिखर शैली है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन डी चुना हुआ है, बिल्कुल सही आंसर ये है आपका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि सुधीर धर डैश के लिए प्रसिद्ध हैं। सुधीर धर इज फेमस फॉर संगीत, फिल्म निर्माण, लैंडस्केप ड्राइंग या कार्टून कला। बताएं। तो सुधीर धर जो है कार्टून कला के लिए फेमस है, कार्टून ड्राइंग। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन डी चुना हुआ है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल सही आंसर ये है आपका। इसके लिए फेमस है ये, जो कार्टून कला के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, कार्टून कला। चलिए अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी, फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड। तो आपके ऑप्शन है प्रकाश पादुकोण, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा। तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, बताएं। बात इसमें खिलाड़ी की गई है। ठीक है, तो ये सचिन तेंदुलकर जी थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे, तो ये सचिन तेंदुलकर जी थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। ओके, सचिन तेंदुलकर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द लार्जेस्ट वाटर्स इन द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। ऑप्शन है आपके महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। ठीक है, तो किस प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है, ये गोदावरी नदी में। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ओके, गोदावरी। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है वर्ष 2020 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। तो वर्ष 2020 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी। जापान, इटली, स्पेन, चीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान। ठीक है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, वर्ष 2020 में जो ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी ये जापान ने की थी, यानी कि जापान ने। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। बताएं। ऑप्शन है आपके कथकली, भांगड़ा, ओडिशी या मोहिनी अट्टम। तो इनमें से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बताएं। ऑप्शन बी, भांगड़ा। ठीक है, भांगड़ा इस भारत का शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, भांगड़ा। चलिए अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मात्रा के लिए एक इकाई यानी कि मीटर पर सेकंड का उपयोग किया जाता है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज द यूनिट मीटर पर सेकंड इज यूज्ड। ऑप्शन है आपके वेलोसिटी यानी कि वेग, दूरी, संवेग या त्वरण।
तो ये एक्सलरेशन यानी कि त्वरण के लिए करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, त्वरण। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द जेट इंजन? ऑप्शन है आपके रोजर बेकन, सर फ्रैंक व्हीटल, जेम्स वॉट या लुइस एडरसन वाटरमैन। तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर फ्रैंक व्हीटल। ठीक है, तो सर फ्रैंक व्हीटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी चुना हुआ है तो ये बिल्कुल सही आंसर है। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रैंक व्हीटल ने। ओके, ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, सर फ्रैंक व्हीटल। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क का एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया नेटवर्क इज नॉट अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी? तो कौन सा एक सोशल मीडिया यानी एक सार्वजनिक मीडिया नेटवर्क का एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, बताएं। ऑप्शन है आपके ट्विटर, फेसबुक, वाइबो या कोरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोरा। ठीक है, कोरा। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन डी आया है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज हाउ मच वाज द एनुअल पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इन 1947? यानी कि वर्ष 1947 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? आपके ऑप्शंस हैं 249 रुपये 60 पैसे, 349 रुपये 60 पैसे, 449 रुपये 60 पैसे या 549 रुपये 60 पैसे, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है, भारत में 1947 में जो प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी ये कितनी थी? 249 रुपये 60 पैसे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन ए आया है आंसर में, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि नवंबर 2018 में शहरी आधारभूत संरचना पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन है आपके बैंकॉक, नई दिल्ली, इस्लामाबाद या बीजिंग। ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे किया गया था आयोजित ये जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि विश्व सीमा शुल्क संगठन है कि WCO, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, तो विश्व सीमा शुल्क संगठन की क्षेत्रीय बैठक किस शहर में हुई? बताएं किस शहर में हुई थी? ऑप्शन है आपके बैंकॉक, जयपुर, काठमांडू या बीजिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर। कहाँ पे हुई थी? तो ये जयपुर में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर फ्रेंड्स, जयपुर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने की प्रक्रिया के 7 चरणों में, तो 7 चरणों का पहला कदम है? वेरी गुड क्वेश्चन, बताएं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ 7 स्टेप डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस? ऑप्शन है आपके निर्णय की पहचान करना, जानकारी इकट्ठा करना, विकल्प का चुनाव करना या कार्यवाही करना।
ये होता है निर्णय की पहचान करना। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइडेंटिफाइंग द डिजीजंस। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपके सामने, 1951 में जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? एज पर सेंसस 1951 व्हाट वाज द लिटरेसी रेट इन इंडिया? ऑप्शंस हैं आपके 13.33%, 18.33%, 23.33% और 28.33%। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 18.33%। कितनी थी? 18.33%। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ केला, अमरूद, आम या पपीता? तो उत्तर प्रदेश आम का, ठीक है, मैंगो, तो उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कॉपर ओवर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? तांबा कच्ची धातु का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश? ऑप्शन ए राजस्थान। कौन सा है ये? यह राजस्थान है। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन ए आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, राजस्थान। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न की 2017-18 में स्वदेश दर्शन योजना के तहत कितनी परियोजनाएं मंजूर की गई थी? 26, 17, 7, 11। तो स्वदेश परियोजनाओं के तहत, सॉरी, स्वदेश दर्शन योजना के तहत कितनी परियोजनाएं मंजूर की गई थी बताएं? 28, 26, 7, 17, 7 या 11? तो ये 11 परियोजनाएं की गई थी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि जब आरबीआई की स्थापना हुई, ठीक है, तो जब आरबीआई की स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय डैश में था? विद द सेंट्रल ऑफिसर ऑफ आरबीआई वाज लोकेटेड इन डैश व्हेन इट वाज इंटायरली एस्टैब्लिश्ड? बताएं इसका जो है कार्य, इसका जो केंद्रीय कार्यालय था वो कहाँ था? बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, मुंबई? ऑप्शन सी कोलकाता में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स की मूल लेखांकन समीकरण क्या है? व्हाट इज द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन? ऑप्शंस आपके सामने बताएं कि मूल लेखांकन समीकरण क्या है? ऑप्शन डी, संपत्ति बराबर देयता प्लस इक्विटी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटीज। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सदाचार सिद्धांत के तहत निम्न में से कौन नकारात्मक व्यवहार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगेटिव बिहेवियर? ऑप्शन है आपके लोलुपता, ईमानदारी, हवस या आलस्य? ईमानदारी एक नकारात्मक व्यवहार नहीं है, ठीक है, सकारात्मक व्यवहार है। ऑप्शन डी, सॉरी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स देखिए जो हमारा सेट फर्स्ट है इसमें ये भाई ये खत्म हो चुका है और अब हम आपके लिए सेट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए फ्रेंड्स सेकंड सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ऐसे में जिन भी लोगों ने क्लास को अभी तक अपने लाइक नहीं किया है सब लोग अपने क्लास को लाइक करें और सभी लोग अपने क्लास को एक बार शेयर भी कर दें। ठीक है, तो फ्रेंड्स सब लोग क्लास को अपने लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका हम सेकंड सेट और देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, बट फिर से बोल रहे हैं कि सब लोग क्लास को अपने लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो भी पूरी आपकी 1 घंटे क्लास अभी और चलेगी। चलिए देखते हैं इस क्लास का यानी कि सेकंड सेट का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपके सेकंड सेट का पहला क्वेश्चन है कि
देखिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आपके हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, मतलब कि आपके कंप्यूटर के भी होंगे, जियोग्राफी के भी होंगे, साइंस के क्वेश्चन भी इस सेट में होंगे। ठीक है, तो आप लोग क्लास को अपने सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी समुद्र संधि अफ्रीका से एशिया को अलग करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सी टेरिटरीज इज सेपरेट्स एशिया फ्रॉम अफ्रीका? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके मलक्का, होर्मुज, बॉब अल मंदेब या बोस्फोरस। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताएं कि ऐसी कौन सी समुद्र संधि है जो कि अफ्रीका से एशिया को अलग करती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, बाब अल मंदेब। कौन है फ्रेंड्स? ये बाब अल मंदेब। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, बाब अल मंदेब इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? वेयर इज द मैक्सिमम यूज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी? ऑप्शन है आपके आइसलैंड, न्यूजीलैंड, रूस या जापान। वेरी इजी क्वेश्चन, बताएं। देखिए, जो आंकड़ा आपका ही पुराना है, ठीक है, आपका 17-18 का आंकड़ा है। चलिए बताएं कि भूतापीय ऊर्जा का जो अधिकतम यूज है, उपयोग है, कहाँ पे होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, आइसलैंड। ओके, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से मरुस्थल में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडारित है? विच ऑफ दीज डेजर्ट हैज द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड? आपके ऑप्शंस हैं किजिलकुम मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, मजो मरुस्थल या तनामी मरुस्थल। बताएं कि सबसे बड़ा कौन सा मरुस्थल है जिसमें सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मजो मरुस्थल या मजोव डेजर्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मजोव डेजर्ट या मजो मरुस्थल। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप इन द वर्ल्ड? ऑप्शन है आपके ग्रीनलैंड, आइसलैंड, न्यू गिनिया या मेडागास्कर। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? क्वेश्चन आसान है, बताएं, फटाफट से कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ठीक है, द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया। क्लियर, ऑप्शन ए जिनका आंसर आ रहा है। वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? वेयर आर द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम? ऑप्शन है आपके चीन, यूएसए, भारत, फ्रांस। तो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भारत। ठीक है, तो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार किस देश में? ये अपने भारत में है। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, भारत। चलिए फटाफट से देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि सर्वाधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा डैश में है? द हाईएस्ट एल्टीट्यूड एयरपोर्ट इज इन, द हाईएस्ट एल्टीट्यूड एयरपोर्ट इज इन। तो बताएं सबसे ऊंचाई वाला हवाई अड्डा कहाँ है? ऑप्शन है आपके तिब्बत, नेपाल, भारत या चीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत में। देखिए, ये भारत में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक सेकंड, सॉरी, ऑप्शन ए तिब्बत में है ये। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो हवाई अड्डा है ये तिब्बत में। देखिए, हम लोग एक ई बुक आपके लिए ला रहे हैं, ठीक है, तो जल्दी आपके सामने वो होगी,
ठीक है, उसकी प्राइस जो है हम लोगों ने 15 से 20 रुपये मात्र रखी हुई है। ठीक है, और ये आपके एसएससी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। लगभग 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने उसमें कवर किए हुए हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश इन दोनों भाषाओं में मिलेंगे। ठीक है, तो आप उस ई बुक को ज़रूर सपोर्ट करें। ठीक है, आप लोग इसको ज़रूर परचेज करें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। 15 रुपये की कोई वैल्यू नहीं होती है अज्ञान के आगे। ठीक है, तो नॉलेज के आगे 15 रुपये की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आप लोग उस ई बुक को जरूर परचेज करें। ठीक है, और उसमें आपको लगभग 1000 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि सारे आए हुए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एस्बेस्टॉस निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एस्बेस्टॉस फाउंड द मोस्ट? ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफ्रीका या रूस। तो एस्बेस्टॉस किस देश में सबसे अधिक पाया जाता है, बताएं। ऑप्शन डी, ये रूस में सबसे अधिक पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। ठीक है, इसके अलावा अंतरिक्ष में सबसे अधिक मलबा भी रूस देश का ही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और एस्बेस्टॉस जो है सबसे अधिक किस देश में पाया जाता है? रूस में। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स की, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? विच कंट्री हैज द ड्राइस्ट प्लेस ऑन द अर्थ? तो केन्या, चिली, कांगो, लीबिया। इनमें से बताएं कि पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है। तो आज की जो हमारा सेट है ये वाला, इसमें आपको भी साइंस के क्वेश्चन भी आगे पढ़ने को मिलेंगे। तो आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे, जियोग्राफी के मिलेंगे, ठीक है, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, सब कुछ आपको इस क्लास में प्रोवाइड कराया गया है। चलिए बताएं, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिली। ठीक है, ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्मकालीन वर्षा सामान्यतः डैश की ओर कम होती जाती है। समर रेनफॉल इन ऑस्ट्रेलिया जनरली डिक्रीजेस टूवर्ड्स। ऑप्शन है आपके पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्मकालीन वर्षा सामान्यतः किस ओर कम होती जाती है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो ये उत्तर से दक्षिण होता है। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं? हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज क्वीन ऑफ एड्रियाटिक? तो एड्रियाटिक की रानी किसको बोलते हैं? ऑप्शन है आपके वेनिस, रोम, फ्लैंडर्स या लिस्बन। कमेंट करें, एड्रियाटिक की रानी किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, वेनिस को। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स की कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? विच कंट्री लीड्स द प्रोडक्शन ऑफ कोकोआ? तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स आंसर आप लोग अपने होमवर्क में देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे फ्रेंड्स ये पूछ रहा है कि कोकोआ, ठीक है, कोका होता है जिसका यूज चॉकलेट के निर्माण में भी किया जाता है। ठीक है, तो इसके उत्पादन में कौन सा देश आगे, और ये आप अपने वर्तमान में जो अग्रणी देश है उसके अकॉर्डिंग, उन डेटा के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है घाना, ब्राज़ील, आइवरी कोस्ट या नाइजीरिया। ठीक है, तो आपको इसका आंसर अपने होमवर्क में देना होगा। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग क्लास को अपनी सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्लास को अपने शेयर करें। ठीक है, तो ये हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। ठीक है, तो क्लास को आप सभी लोग अपने शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स देखते हैं आपके लिए इस क्लास का अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न है आपका कि राज्यसभा ने किस तारीख को विवाह कानून संशोधन विधेयक 2012 पारित किया? ऑन विच डेट द राज्यसभा पास्ड द मैरिज लॉज बिल 2012? ऑप्शन है आपके 18 अगस्त 2013, 5 अगस्त 2013, 26 अगस्त 2013 या 23 अगस्त 2013। राज्यसभा ने किस तारीख को विवाह कानून संशोधन विधेयक पारित किया? कमेंट करें। तो ये किया था 26 अगस्त 2013 को। ठीक है, कब? 26 अगस्त 2013। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, 26 अगस्त 2013 को। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है? अंडर विच आर्टिकल डज द स्टेट कमीशन कंडक्ट एंड कंट्रोल म्युनिसिपल इलेक्शन एंड सुपरिटेंडेंट देम? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 240 ए, अनुच्छेद 241 बी, अनुच्छेद 343 के या अनुच्छेद 245 डी। कमेंट करें। ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 के। ओके, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? हाउ मेनी टाइम्स वाज द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड? ऑप्शन है आपके 3 बार, 2 बार, 1 बार, संशोधन नहीं किया गया। इसका आंसर आप लोग अपने होमवर्क में बताएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आपको बताना होगा कि संविधान की जो प्रस्तावना है, निर्देशिका जिसको बोलते हैं, इसमें संशोधन कितनी बार हुआ है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज? पंचायती राज संस्था को किस संविधान संशोधन ने स्थापित किया, बताएं। ऑप्शन है आपके 72वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या 78वां संविधान संशोधन। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन। किसने? 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 73वां संविधान संशोधन। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस वर्ष आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा लागू हुआ? पता है, आतंकवाद निरोधक अधिनियम यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा। इन विच ईयर द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट कम इनटू फोर्स? चलिए, ऑप्शन है 2000, 2001, 2002 या 2003। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2002। कब? फ्रेंड्स, ये 2002 में लागू हुआ था। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। कब? 2002। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। किस संविधान संशोधन ने इसे लाया था? आर्टिकल 51A of the Indian Constitution deals with the fundamental duties of citizens. By which constitutional amendment was it brought? ऑप्शन है आपके 46वां संशोधन, 42वां संशोधन, 71वां संशोधन या 73वां संशोधन। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संशोधन। ठीक है, कौन सा? 42वां संशोधन है, जिसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? अंडर विच आर्टिकल द इलेक्शन कमीशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। पता है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 320। तो चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324। कब? ये अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापना हुई है चुनाव आयोग की। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, अनुच्छेद 324। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? रिसेंटली a new state Telangana has been carved out of Andhra Pradesh. Which list of Indian Constitution change with this? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 1, सॉरी अनुसूची 1, अनुसूची 7 की राज्य सूची, अनुसूची 9 या अनुसूची 10। कमेंट करें। इसमें अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। ठीक है, शेड्यूल 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अनुसूची 1। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। ऑप्शन है आपके ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएं, जिला परिषद या कृषि उत्पाद बाजार समिति। तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगर पालिकाएं। किससे है? ये नगर पालिकाओं से है। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, किससे फ्रेंड्स? ये नगर पालिकाओं से है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इमरजेंसी। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 312 या अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
अनुच्छेद 352। ठीक है, अनुच्छेद 352। ओके, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है। विच प्रिवेंशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एंटी डिफेक्शन। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान है जो कि दल बदल निरोध से संबंध रखता है, कमेंट करें। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 105, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या इनमें से कोई नहीं, कमेंट करें। यह है 10वीं अनुसूची। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर हैव बीन डिफाइंड। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 167 या अनुच्छेद 164। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है, कमेंट करें। तो ये है अनुच्छेद 167। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कितना, अनुच्छेद 167। चलिए, देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। पंडित भीमसेन जोशी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। ऑप्शन है आपके साहित्य, सामाजिक सेवाएं, शास्त्रीय संगीत या राजनीति। बताएं, पंडित भीमसेन जोशी किस जो है क्षेत्र से संबंध रखते हैं, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शास्त्रीय संगीत। ठीक है, तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है, शास्त्रीय संगीत से। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी तो उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था। वेरी गुड क्वेश्चन। विद विच कंट्री डिड ब्रिटेन फाइट विद गेन कंट्रोल ऑफ फॉकलैंड आइलैंड व्हेन मार्गरेट थैचर वाज प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन है आपके अर्जेंटीना, चिली सॉरी चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कमेंट करें फटाफट से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्जेंटीना। ठीक है, इस पे अर्जेंटीना। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका कि फ्रांसीसी क्रांति से संबद्ध पैम्फलेट, ठीक है, पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा। हु रोट द पैम्फलेट रिलेटेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन, व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। ऑप्शन है आपके मार्किस लफैटेट, एडमंड बर्ग, जोसेफ फॉल्टाउन या एबीसीएस। बताएं व्हाट इज द थर्ड स्टेट, ये किसने लिखा, कमेंट करें। ये एबीसीएस ने लिखा था। किसने, एबीसीएस ने लिखा था व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन डी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सिंह नहीं है
तो बताएं इनमें से वो कौन सा राष्ट्र है जिसका राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सिंह नहीं है? ऑप्शन है आपके पाकिस्तान, बेल्जियम, नॉर्वे, नीदरलैंड। कमेंट करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। ठीक है, किसका नहीं है फ्रेंड्स? तो ये पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये सिंह नहीं है, चांद और तारा है। ठीक है, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका कि क्रीमियम युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? वेरी गुड क्वेश्चन। हाउ डिड द क्रीमियन वॉर एंड? ऑप्शन है आपके ट्रियनॉन समझौता, वास्तर समझौता, पेरिस समझौता या सेंट जर्मेन समझौता। तो क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्साराय समझौता। ठीक है, ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपके सामने कि फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द रोल ऑफ टेरर इन फ्रांस? ऑप्शन है आपके वॉल्टेयर, मारट, रॉबेस्पियर, मॉन्टेस्क्यू। अच्छा क्वेश्चन है। आतंक के शासन के दौरान किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबेस्पियर। ठीक है, तो आतंक के शासन के दौरान रॉबेस्पियर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द यूनिफिकेशन ऑफ इटली? तो कौन सा व्यक्ति ऐसा था जो कि इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? बताएं। ऑप्शन है आपके केबूर, गैरिबॉल्डी, मुसोलिनी या मैजिनी। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुसोलिनी। ठीक है, फ्रेंड मुसोलिनी जो है ऐसा व्यक्ति था जो कि इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, मुसोलिनी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया? ऑप्शन है आपके वास्को डिगामा, कोलंबस, मैगेलन या बार्टोलोमो डियाज। तो कमेंट करें कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्को डिगामा। ठीक है, तो वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, वास्को डिगामा। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, भारत पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? इन विच कंट्री डिड द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक प्लेस? ऑप्शन है आपके अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी या फ्रांस। तो पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। याद रखेंगे पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई फ्रेंड्स? तो ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है। चलिए
देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर था? हु वाज नोन एज गांधी ऑफ अफ्रीका? ऑप्शन है आपके मीर करजई, नेल्सन मंडेला, फिरोज गांधी या एम के गांधी। तो अफ्रीका के गांधी, तो अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन फेमस था? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला जो था ये अफ्रीका के गांधी के नाम से फेमस था। ऑप्शन बी जिनका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है उनका। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर डिड द रशियन रेवोल्यूशन टेक प्लेस? ऑप्शन है आपके 1905 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1929 ईस्वी। बताएं कि रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो रूसी क्रांति वर्ष 1917 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1917 में। ऑप्शन सी जिनका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। कब हुई? 1917 ईस्वी में। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था। द मॉडर्न ऑटोमिक थ्योरी वॉज फॉर्मुलेटेड बाई। आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया था? जॉन डॉल्टन, ई रदरफोर्ड, डी आई मैंडलीव या डी ब्रोगली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन द्वारा तैयार किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जॉन डाल्टन। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका, एक वॉट घंटा किसके बराबर है? व्हाट इज 1 वॉट आर इक्वल टू? तो एक वॉट घंटा किसके बराबर होता है? 2400 जूल, 320 जूल, 2200 जूल या 3600 जूल? बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3600 जूल। ठीक है, तो एक वॉट घंटा किसके बराबर होता है? तो ये 3600 जूल के बराबर होता है। ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? अभी आपने डिस्कस किया एक वॉट घंटा कितना होता है। अब बताएं एक वोल्ट कितने बराबर होता है? 1 जूल, 1 जूल प्रति कूलम, 1 न्यूटन प्रति कूलम या 1 जूल प्रति न्यूटन? बताएं। देखिए, जो एक वोल्ट होता है ये 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, 1 जूल प्रति कूलम। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स कि दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क? तो लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या हाइग्रोमीटर? दूध की घनता मापने के लिए किसका यूज करते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोमीटर। ठीक है, दूध की घनता को मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। हाइड्रोमीटर का यूज कब करते हैं? तो द्रवों की अपेक्षित घनत्व मापने के लिए। बैरोमीटर का यूज कब करते हैं? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए। और हाइग्रोमीटर का यूज कब करते हैं? जल यानी कि वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए। ठीक है, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में अक्सर कंफ्यूजन होता है। हाइग्रोमीटर द्रवों की अपेक्षित घनत्व को मापता है और हाइड्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न की रेडियो धर्मिता नापी जाती है, रेडियो एक्टिविटी मेजर्ड, गीगर मोलर काउंटर, पोलरीमीटर, कैलोरीमीटर, बैरोमीटर। रेडियो धर्मिता को किससे मापते हैं बताएं। चलिए, तो रेडियो धर्मिता को मापते हैं गीगर मोलर काउंटर से। किससे? गीगर मोलर काउंटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गीगर मोलर काउंटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाउ इज ह्यूमिडिटी मेजर्ड? आपको बताना फ्रेंड्स, आर्द्रता को किससे मापते हैं। ऑप्शन है आपके, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या थर्मोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं, मैंने भी बताया था आपको। हाइड्रोमीटर मत करें, इससे द्रवों द्वारा उपकरण अपेक्षित घनत्व को मापते हैं। ठीक है, और बैरोमीटर से क्या मापते हैं? सिंपल सा है, वायुमंडलीय दबाव। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न फ्रेंड्स की TDWR यानी कि टर्मिनल डॉपलर वेदर रेडार। ठीक है, तो टर्मिनल डॉपलर वेदर रेडार किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका यूज किस लिए करते हैं? मौसम की भविष्यवाणी, खराब मौसम में हवाई जहाजों को उतारने में, भूकंप का मापांकन, गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खराब मौसम में हवाई जहाजों को उतारने में। ठीक है, तो इसमें टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे में जिनका आंसर साथियों ऑप्शन बी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? हु वाज द सेवियर ऑफ दिल्ली सल्तनत? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, मिनास उज सिराज, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन बलबन। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इल्तुतमिश। ऑप्शन सी जिनका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। तो इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का उद्धारक था। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आया है इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? हु इंटाइटेड द फेमस पर्सियन फेस्टिवल नौरोज? तो प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया बताएं। आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या बलबन। तो जो प्रसिद्ध फारसी त्योहार है नौरोज, इसका प्रवर्तन बलबन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा फ्रेंड्स? ये बलबन के द्वारा। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन डी आ रहा है इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, बलबन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि चिलागानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? Who was the first दिल्ली सल्तनत to break the power of the Turkish feudatories known as चिलंगानी और फोर्टी? ऑप्शन है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या रजिया। ऑप्शन बी, बलबन। कौन था? कि बलबन था। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, तो ये बलबन था, ये आप याद रखेंगे। ओके, चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? हुज डॉटर वाज रजिया सुल्तान? अल्तुतमिश यानी कि अल्तमस या इल्तुतमिश की,
कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसीरुद्दीन की या बलबन की? बताएं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए, भारत की प्रथम महिला शासिका ये थी कौन? रजिया सुल्तान। किनकी बेटी थी? इल्तुतमिश या इल्तुतमिश की। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, अगर आपने चुना है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर ये है आपका। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया? तो नूरजहां, रजिया सुल्तान, रानी रुद्रमा देवी या रानी विद्या? अभी मैंने आपको बताया कि 1206 से, ठीक है सॉरी, 1236 से 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान ने शासन किया और ये जो है प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी। द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ सल्तनत डायनेस्टी विच वॉज पेड डायरेक्टली बाई स्टेट वॉज फॉर्म्ड। किसके द्वारा बनाई गई थी? बताएं। इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने कि सिकंदर लोदी ने? बताएं। चलिए, इसको भी आज थोड़ा अच्छे लेवल समझते हैं इस क्वेश्चन को। पहले इसके आंसर की बात करें तो सल्तनत की जो विशालतम सेना है जिसका भुगतान, स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधे राज्य द्वारा करते थे, ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, इसके अलावा याद रखेंगे इसमें घोड़े दागने एवं सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा भी शुरू की गई थी। ठीक है, तो घोड़े दागने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? टू होम डिड अलाउद्दीन खिलजी इंटरेस्टेड द मिशन ऑफ कनक्वेरिंग द साउथ? तो दक्षिण विजय करने का जो मिशन है, लक्ष्य है, ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किसको सौंपा गया था? शाजी मलिक, खिज्र खां, मालिक काफूर या उलूग खां? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मालिक काफूर। किसको सौंपा था फ्रेंड्स? मालिक काफूर को यह सौंपा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की थी। मार्केट रेगुलेशन सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो बाजार विनियमन प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा या गयासुद्दीन द्वारा? तो बाजार विनियमन प्रणाली ये किसके द्वारा शुरू की गई? बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक है, तो बाजार विनियमन प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित की, सॉरी आरंभ की गई थी। ठीक है, तो अगर आपने चुना है ऑप्शन सी तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? Who was the sultan who refused to accept the authority of खलीफा? तो वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन है आपके अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या कुतुबुद्दीन मुबारक? ऑप्शन ए, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। ओके, ऑप्शन ए जिनका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए डियर फ्रेंड्स, ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? हु वाज द दिल्ली सुल्तान हु इम्पोज्ड जजिया ऑन ब्राह्मण्स टू? ऑप्शन है आपके सामने, बताएं। देखिए, यस, तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला जो दिल्ली का सुल्तान था
तो याद रखेंगे ये अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, इस क्वेश्चन का एक सेकेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, फिरोज तुगलक था। कौन था? ये फिरोज तुगलक था। ऑप्शन ए जिनका आंसर आया वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया। तो किस वर्ष प्रथम व्यक्ति जो है अंतरिक्ष में गया था? ऑप्शन है आपके 1957, 1982, 1961 या 1990। बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1961। किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था? तो 1961 में जो है प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था। ठीक है, 1961 में। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज में बताया गया कि वहां दो सूर्योदय होते हैं। What is the name of the first planet which was discovered in discovery that there are two sunrises? यानी कि वह उपग्रह कौन सा है इसके बारे में खोज में बताया गया कि वहां दो सूर्योदय होते हैं। तो उस ग्रह का नाम बताएं कौन सा। आपके ऑप्शन है ड्यूक, पृथ्वी, शनि, केपलर बी, केपलर 16 बी। ऑप्शन डी केपलर 16 बी। ओके, ऑप्शन बी जिनका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही उत्तर है उनका, केपलर 16 बी। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्स? थोरियम, भूतापीय ऊष्मा, ज्वार शक्ति या विकिरण ऊर्जा। बताएं इनमें से कौन सा नवीकरणीय सुयोग्य संसाधन नहीं है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, थोरियम। तो कौन जो है नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? थोरियम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है, थोरियम इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरण योग्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स इज रिन्यूएबल? यूरेनियम, कोल यानी कोयला, इमारती लकड़ी या प्राकृतिक गैस। तो कौन सा जो संसाधन नवीकरणीय योग्य है, बताएं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इमारती लकड़ी, टिम्बर। तो कौन सा संसाधन जो है नवीकरणीय योग्य है? ये इमारती लकड़ी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिनका ऑप्शन सी आ रहा है इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, इमारती लकड़ी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका कि डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डॉक्टर पी रामाराव कमेटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन है कर, रक्षा, उद्योग, कृषि। डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्षा। ठीक है, डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किससे है? ये रक्षा से संबंधित है। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन बी आया है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, रक्षा, डिफेंस। ओके, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए
अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधान केंद्रों का नाम बताइए। नेम द 2 रिसर्च सेंटर्स मेंटेन्ड बाय द इंडियन इन अंटार्कटिका। ऑप्शंस है आपके गंगोत्री एवं हिमाद्री, सागर नदी एवं यमुनोत्री, इनमें से कोई नहीं, ये मैत्री एवं भारती। तो अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधान केंद्र कौन से हैं बताएं। ये मैत्री एवं भारती कौन है फ्रेंड्स? ये मैत्री एवं भारती हैं। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन डी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। कौन कौन है साथियों? ये मैत्री एवं भारती हैं। ओके, अगर आपने चुना है ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही आंसर ये है आपका। ओके, मैत्री एंड भारती इज द राइट आंसर। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा विकसित प्रथम वाणिज्यिक असैनिक वायुयान कौन सा है? Which is the first commercial civilian aircraft developed by India? ऑप्शन है आपके पवन हंस, तेजस, गजराज या सारस। तो भारत द्वारा विकसित प्रथम वाणिज्यिक असैनिक वायुयान कौन सा है बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारस। कौन है फ्रेंड्स? ये सारस है। ओके, ऑप्शन डी जिनका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ये सारस है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश के इंजीनियरों ने विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली कार वेनम जीटी तैयार किया है, जिसकी शीर्ष गति 435 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वेनम जीटी जो कार है किस जो है कंट्री के साइंटिस्ट द्वारा डेवलप की गई है? ऑप्शन है आपके अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान या जर्मनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। किस देश के साइंटिस्ट द्वारा? तो ये इंजीनियर द्वारा, तो ये अमेरिका के। ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन ए आया है इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ओके फ्रेंड्स, अमेरिका इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए निम्नलिखित किस ऊर्जा पर निर्भर होते हैं? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी डू ग्लाइडर्स डिपेंड ऑन देयर फ्लाइट? तो ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए किस ऊर्जा पर निर्भर होते हैं बताएं। ऑप्शन है आपके पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पवन ऊर्जा। ठीक है, विंड पावर, एक विंड एनर्जी। तो ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? पवन ऊर्जा पर। ऑप्शन ए जिनका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन में, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आज की हमारी इस क्लास में इतना ही। आशा करेंगे फ्रेंड्स जो क्लास है आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। जिन भी लोगों ने क्लास को अपने लाइक नहीं किया है सब लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, तो फ्रेंड्स सब लोग क्लास को अपने लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। जय बी एस ए, जय बी एस ए क्लास।